Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. In this video, I shall discuss with you most important update regarding on NFL non-executive requirement 2024. आप स्क्रीन में देख सकते हो मैं आपके सामने NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का अभी जो नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट का एग्जाम होने वाली है उसका सैम्पल पेपर आपके सामने ओपन कर रखा है। स्पेशली हम बात करेंगे आज उसका जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट फॉर द जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट केमिकल लैब, ठीक है। उससे पहले मैं स्टोर असिस्टेंट का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो भी बंदे ने स्टोर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हो वो उस वीडियो को देख सकते हो। तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट केमिकल लैब के देखेंगे, उसका पेज नंबर 46 से लेकर 49 तक उसका सैम्पल क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है। तो देखेंगे चलेंगे किस तरह का क्वेश्चन उन्होंने सैम्पल पेपर दे रखा है और उस क्वेश्चन से आपको क्या आइडिया व अंदाज़ा लगा लेना चाहिए जो किस तरह का क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम होने वाली है दिसंबर महीने 7, 8 और 14, 5, 21 को, उसमें उस टाइम क्या क्वेश्चन आने वाले उसके ऊपर भी हम भी बात करेंगे। तो पहले चलिए उसका जो क्वेश्चन देख लेते हैं सैम्पल पेपर में क्या क्वेश्चन डाला है केमिकल लैब के लिए, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ केमिकल लैब। पहले चलते 46 पेज आपको लेकर चलता हूँ। सारी की सारी PDF मैं टेलीग्राम पर चैनल अपलोड कर चुका हूँ, तो आपने पोस्ट वहाँ पर देख सकते हो। 46, यस देखिए 46 पेज वही पेज है। तो अभी उन्होंने सैम्पल पेपर में नॉन टेक क्वेश्चन से 5 सवाल और टेक्निकल क्वेश्चन से आपका 10 सवाल दे रखा है। तो उसको हम चर्चा करेंगे किस तरह क्वेश्चन आ रहा है। देखिए पहला जो क्वेश्चन पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 लेकर 5 तक आपको नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन देखने मिलेगा, लेकिन आपका रियल एग्जाम में आपका नॉन टेक में 50 सवाल आने वाली है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एक इंग्लिश का सवाल है। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग अमंग द ऑप्शन। इट इज़ वेरी कोल्ड, एजेंट, डज इट, डजंट इट, ना इज नॉट इट, ठीक है। देखिए जो भी दिस इज ए पॉजिटिव सेंटेंस, तो उसमें कोई भी हमने नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं आना चाहिए। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डज इट। ओके, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ग्रीन प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम किसको ग्रीन प्लैनेट व हरा ग्रह किससे कहते हैं। ऑप्शन था मार्स नहीं, वेनस नहीं, यूरेनस नहीं, अर्थ हमारी पृथ्वी को हम ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा अरिथमेटिक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ए पर्सन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 120 से उन्होंने मल्टीप्लाई किया स्टार्ट करेगा। हाउ मेनी नंबर शुड बी हैव मल्टीप्लाई देयर फॉर हैव ए रिजल्ट एंड 40। आपकी उन्होंने में 1, 2, 3, 4 जो भी रिजल्ट आएगा उसके आखिरी में उसको 4 जीरो चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी 1 जीरो तो 120 में है, 120 में हम आगे जाना है पॉजिटिव कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर, मतलब 120, 121, 122, 123 ऐसे हम मल्टीप्लाई करना है जिससे आपको 4 जीरो आ जाएगा। 1 जीरो तो पहले ही है, उसको आप काउंट कर लीजिए, 1 घटा दीजिए, बाकी 3 जीरो आना है। आपको याद होगा जीरो आने का वजह कौन है ना, 2 है, 5 है, ठीक है। और 120 के अंदर तो 2 का कमी नहीं कभी नहीं होगा, लेकिन उसके आगे वाली जो नंबर है उसके अंदर देखना है 5 है या नहीं, ठीक है। हमको 3 जीरो चाहिए, उसके लिए आप मिनिमम 5, तीनों 3 5 चाहिए तो चाहिए। तो 121 अंदर 5 नहीं है, 22 में अंदर 5 नहीं है, 23 नहीं, 24, 125। हाँ देख लीजिए 125 ऐसा नंबर है जो कि आपको उसका अंदर बहुत सारे 5 देखने को मिल जाएगा, 5 5 ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो लगभग 120 से लेकर, तो ओवरऑली हमारी आंसर 120 से लेकर 125 तक नंबर को कंटिन्यूस व कंजुगेटली हम मल्टीप्लाई करने चाहिए। तो कुल मिलाकर 120, 121, 122, 123, 124, 125 कितने नंबर हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल मिलाकर 6 नंबर को हम ऐसा मल्टीप्लाई करने चाहिए जो कि आखिरी में 4 जीरो आ जाएगा। एक जनरल नंबर सिस्टम क्वेश्चन था, थोड़ी सी भी डिफिकल्ट हो सकता है। सही आंसर ऑप्शन है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्टन कोड M4TR1X इज रिटन एज डैश, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है रीजनिंग का। देख लीजिए M से +3 हो रहा है जो कि P आ रहा है, 4 से +3 7 आ रहा है, T से +3 जो कि W आ रहा है। इस तरह से R से -3 देख लीजिए, पहला तीनों प्लस हो रहा है,
उसके बाद आखिरी तीनों में माइनस हो रहा है, 1 से -3 करेंगे, सॉरी 1 में प्लस हो रहा है, सारे के सारे प्लस हो रहा है, आर में भी +3 कर लीजिए, 1 में भी +3 और एक्स में भी +3, ठीक है। तो मतलब सारे के प्लेस पर में +3 ऐड कर देंगे तो आपके पास सही सवाल आ जाएगा। इसी हिसाब से एक में ए में +3 करेंगे तो आपके पास डी आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन डी से शुरू हो रहा है, एक ही ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन सी, सटीक आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पी क्यू आर का अपने स्पीड का रेशियो उन्होंने दे रखा है, कितने दे रखा है, 6:7:8, तीनों नंबर है। फाइंड द रेशियो देयर टाइम, आपको याद होगा स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो उसको इन्वर्स कर लीजिए, 1/, कर लीजिए, ओके। तो 1/, करने के बाद उनका एलसीएम कितने होगा, 6, 7 और 8 का एलसीएम आप निकाल दीजिए, जो कि 120 और 40, 168 शायद हो रहा है, हाँ 168 होगा, ओके। उसके बाद हर एक नंबर को आपको 168 के साथ मल्टीप्लाई करने चाहिए, इसके बाद आपके पास रेशियो आ जाएगा 28:24:21, तो जो कि ऑप्शन बी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज ऑप्शन बी, ओके। ये रेशियो का सवाल था अरिथमेटिक का। तो इस तरीके से हमने 5 सवाल देख लिया, जो भी उसका नॉन टेक में क्वेश्चन प्रीवियस आया था बा इस साल जो भी पेपर उन्होंने कंडक्ट कराए, जो भी नॉन टेक था, इसी तरह का सवाल, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, आपको इजी टू मीडियम का लेवल बा कह सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इजी लेवल का क्वेश्चन नॉन टेक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल सेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर 10 सवाल उन्होंने केमिकल लैब वालों के लिए 10 सवाल सैम्पल में डाला है। चलते देखते हैं क्या सवाल डाला और इस केमिकल लैबोरेटरी के लिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, आपको याद होगा एसिटिक एसिड CH3COH जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम 2 C देखते हैं, 2 C कितने, 4 H और 2, ठीक है, हाँ C2H4O2, जो कि ऑप्शन ए में है, सटीक आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी नहीं, डी नहीं, सी नहीं, सटीक आंसर ऑप्शन ए C2H4O2, ओके। एसिटिक एसिड मतलब 2 ही ओ आएगा, तो सटीक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक अच्छा सवाल कह सकते हो, जो कि एक लैब से रिलेटेड है, एक फर्टिलाइजर लैब का प्रोसेस दे रखा है। व्हाट इज एक्स इन द फॉलोइंग फिगर ऑफ रिफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ गैस सिंथेसिस, आपको याद होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो हम हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो आपके पास सीन गैस, जिसमें एक मिक्सर के तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 मिक्सर आएगा, उसको हम फिर से हाई टेम्परेचर के साथ गर्म करेंगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो एक्स यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन था एस्बेस्टर नहीं, रिफॉर्मिंग फर्नेस नहीं, वाटर गैस शिफ्ट कन्वर्टर, यस वाटर गैस शिफ्ट कन्वर्टर के माध्यम से हम सीन गैस सब कह सकते हो वाटर गैस हम बनाते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, वाटर गैस शिफ्ट कन्वर्टर, स्टीपर नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच फेनोमेना इज इन्वॉल्व इन द बाई प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन, ये आपको याद होगा बाई प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ हम कुछ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड इत्यादि बाई प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है। तो कहता है व्हिच फेनोमेना, जो फेनोमेना के माध्यम से उसका बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इमुलेटेड सल्फ्यूरिक माइनिंग नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं, पायरोलिसिस पायरेट नहीं, बर्निंग ऑफ फ्यूल, यस जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बर्निंग के वजह से आता है, सल्फर डाइऑक्साइड बर्निंग होने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड बनता है, तो इसलिए उसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, बर्निंग ऑफ फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। व्हाट सीक्वेंस स्टेप इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर एक पॉलीमर होता है जो कि प्यान और कुछ चीज़ मिलाने के बाद ही बनता है, तो इसके लिए सही आंसर में देखिए ऑप्शन तो तीनों ही सवाल देखे, कार्बोनेस तो बीच में आएगा, वो तो सब सारे ऑप्शन में बीच में है। तो पहले आपको जो कि उसका ग्रेफिटाइजेशन करने पड़ेगा, हीटिंग बाद में आएगा, पहले आपका ग्रेफिटाइजेशन आएगा, उसके बाद कार्बोनेशन, उसके बाद हीटिंग, ऑप्शन डी मेरा ख्याल से सही आंसर है। तो दोबारा क्वेश्चन को चेक कर लेना, क्योंकि उसका फर्स्ट स्टेप स्ट्रिपर या कुछ अलग अलग भी स्टेप होता है कार्बन फाइबर का, तो मुझे एग्जैक्टली स्टेप भी अभी थोड़ी सी याद नहीं हो रहा है, तो लेकिन मेरा हिसाब से ऑप्शन डी राइट होना चाहिए। कार्बोनेशन तो बीच में ही आएगा, सारे ऑप्शन में बीच में है, तो इस हिसाब से हम हीटिंग बाद में आएगा, तो हीटिंग पहले तो नहीं आ सकता है, कूलिंग नहीं आ सकता है, तो इसलिए हिसाब से ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बाकी आप दोबारा चेक कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक केमिकल फ्रॉम द मेंशन। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक केमिकल, कौन सा का कंपाउंड ऑर्गेनिक है? पहला ऑप्शन बेंजीन, हाँ सही आंसर है। सिलिकेट नहीं, सल्फर नहीं, अल्यूमिनेट नहीं, ऑप्शन ए द राइट आंसर। बेंजीन आपको याद होगा एक ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो इस हिसाब से आप बेंजीन द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच मेंशन इन द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन ऑन द लार्ज स्केल। आपको याद होगा हम कमर्शियल या लेबोरेटरी में इथिलीन का प्रोडक्शन करते हैं, और कौन से प्रोसेस के लिए? थर्मल क्रैकिंग या कहते हो स्टीम क्रैकिंग, क्रैकिंग के माध्यम से। ऑप्शन ए द राइट आंसर होगा, बाकी डी एक्सडेशन नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं, डी हालोजेशन नहीं, ऑप्शन ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which of the mentioned catalyst is used for preparation of synthetic ethanol, process of dehydration of ethylene। इथिलीन से हम इथानॉल बनाने के लिए कौन सा कैटालिस्ट का यूज करते हैं? सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। जिक्रोनियम पलाडियम नहीं होता है, वो तो नाइट्रोजन अमोनिया वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। फॉस्फोरिक एसिड जरूर होगा, लेकिन फॉस्फोरिक के साथ आपको एक नोबेल मेटल चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड जिसको हम H3PO कहते, उसके साथ एक नोबेल मेटल, ठीक है, नोबेल मेटल लेना चाहिए। तो लेकिन ऑप्शन में सिलिकेट तो नहीं होगा, ऑप्शन सिलाइट ऐसा हो सकता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा। फॉस्फोरिक एसिड प्लस सिलाइट आप यूज करेंगे तो आपके पास इथिलीन से इथानॉल का प्रोडक्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूज्ड मेथड फॉर द पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा होता है? देखिए सस्पेंशन तो नहीं, सॉल्यूशन नहीं, बल्कि भी नहीं होना चाहिए, इमल्सन। आपकी जो सॉल्यूशन इमल्सन होगा तो पॉलीमराइजेशन के लिए अच्छा होगा, तो सटीक आंसर ऑप्शन सी इमल्सन पॉलीमराइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंटरिंग प्लस एडिशन ड्यूरिंग द प्रोसेस मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिविंग। दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हो जिसको हम, जिसमें व्हिच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट लॉ आपको याद होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेट दैट टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंटरिंग प्लस एडिशन ड्यूरिंग द प्रोसेस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ लिविंग। तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। आगे बढ़ता हूँ आखिरी क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से क्वेश्चन को थोड़ी बदलना चाहिए। यहाँ पे व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ना पूछकर मॉलिक्युलरिटी पूछना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उसमें तो एग्जैक्ट मेंशन नहीं, कितने जो कोफिशिएंट ए और बी का कोफिशिएंट तो उन्होंने ए बी के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो मेरा हिसाब से उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी पूछेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्युलर नहीं पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दो मिलाकर एक ही आ रहा है, एक के ऊपर दो है बस। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ओके, मेरे हिसाब से ऑप्शन डी राइट होना चाहिए। तो एक बार आप उसको भी चेक कर लीजिए। बस उतना ही क्वेश्चन था, लगभग हमने नॉन टेक में 5 सवाल, टेक्निकल से 10 सवाल देख लिया है, जो कि उसका सैम्पल क्वेश्चन केमिकल लैब के लिए उन्होंने दे रखा है। तो मैं इतने कहूँगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा था आपको केमिस्ट्री से, सारे के सारे तो क्वेश्चन केमिस्ट्री में कह सकते हो, लेकिन उसमें भी एक दो क्वेश्चन जो कि प्योरली प्रैक्टिकल टॉपिक, जिसमें आप में कोई फर्टिलाइजर व इंडस्ट्रियल प्रैक्टिकल कहते हो, इथिलीन इथानॉल प्रोडक्शन हो, या जिसमें हम फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसके रिलेटेड लैबोरेटरी जो भी प्रोसेस होता है उसके रिलेटेड कुछ सवाल उन्होंने दे रखा है। तो एक तो केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद आपका जो भी लैब से रिलेटेड, चाहे वो आपने जो भी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया हो, या आप यूट्यूब के या सोशल मीडिया से मदद सर्च ले सकते हो, जो भी हम ऑयल इंडस्ट्री या नेचुरल गैस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, चाहे हो तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन हो, कोई भी ऑयल गैस का प्रोडक्शन हो, उसमें जो केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन होता है उसको आप जरूर देख के जाइए। उसमें भी एक दो सवाल आपके आ रहा है, जैसा कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है ऐसे प्रोसेस में। एक जो क्वेश्चन पहले था 7 नंबर क्वेश्चन, कम्प्लीटली दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ फर्टिलाइजर रिएक्शन, दैट इज सीन गैस में जो भी वाटर शिफ्ट कन्वर्टर में होता है उसमें बारे में पूछ लिया है, कहाँ पर होता है, एस्बेस्टर नहीं होगा, वाटर गैस शिफ्ट कन्वर्टर में होगा। तो इसी तरह से मेरा मतलब से आप केमिस्ट्री के साथ साथ, बेसिक केमिस्ट्री के साथ साथ थोड़ी ध्यान दीजिए, जो भी केमिकल रिएक्शन या कह सकते हो प्रैक्टिकल केमिकल रिएक्शन होता है हमारी इंडस्ट्री में, चाहे वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो, उसमें थोड़ा आप उस टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बहरहाल हमने
सैम्पल क्वेश्चन लैबोरेटरी केमिकल लैब के लिए देख लिया है। और तो ओवरऑली एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी आपका यही होना चाहिए कि आपने बेसिक केमिस्ट्री के साथ साथ थोड़ी कोशिश करिए प्रैक्टिकल टॉपिक जो कि कोई कंपाउंड मैन्युफैक्चर हो, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर हो, ऑयल गैस मैन्युफैक्चर हो, उस टाइम बा उस दौरान जो भी केमिकल चेंजेस हो उसको आप याद रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑली आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। केमिकल लैब के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री टॉपिक या केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आने वाली है। ओके, तो इस था केमिकल लैब के लिए के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या एग्जाम एनालिसिस कह सकते हो, जो कि नॉन टेक में तो वही लेवल है। और टेक्निकल सेक्शन में आपको सारे के सारे सवाल केमिस्ट्री रिलेटेड और उसके बीच में कुछ सवाल आपको प्रैक्टिकल या लैबोरेटरी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आपका बेसिक केमिस्ट्री के साथ साथ थोड़ी लैबोरेटरी या केमिकल प्रोसेस रिएक्शन टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें आपका एग्ज़ाम अच्छा रहेगा। ओके, तो ओवरऑली मेरा मतलब से आपको बेसिक केमिकल के साथ साथ थोड़ी लैबोरेटरी या कंपाउंड प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन टॉपिक पढ़कर जाना है। ओके, सो आई होप you should some benefit from this video. So you first time visit this channel, please like and subscribe channel. So see you in the next video. Thank you for watching.